हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो एमेनोरिया और उसमें भी जो मेन टॉपिक है वो सेकेंडरी एमेनोरिया है। इसको मैंने देखा था कि और बुक से भी जो मुझे चीज़ें ऐड करनी पड़ी वो मैंने इधर ही कर ली हैं, तो हम बुक से रीडिंग करेंगे ताकि लाइक फ़िज़ूल में हमारे पास एक बर्डन ना हो कि अच्छा हमने एक और पीडीएफ भी करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इतनी बात बताओ कि जब आपने एमेनोरिया चेक करना है ना, एमेनोरिया नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ए इज़ द एब्सेंस, ठीक है, और मेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, ठीक है? ओके, तो अब हमने इसके लिए 5 कंपोनेंट को ज़हन में रखना है कि यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारा आउटफ्लो ट्रैक है, ठीक है, वो इंटैक्ट हो। ये छोटा-छोटा लिखा है बट आई होप इट विल हेल्प यू। अच्छा कि हमारा आउटफ्लो ट्रैक ठीक है, यानी कि यूट्रस ठीक है, आपका सर्विक्स ठीक है, आपका वेजाइना ठीक है, यानी कि उनके अंदर तो कोई मसला नहीं है। फिर हम क्या-क्या चेक करेंगे, आपकी नॉर्मल एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट है या नहीं है। फिर आपकी दिस इज़ माय लाइक कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म फॉर नॉर्मल। ओवरीज़ आपकी नॉर्मल है या नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन आपके पास नॉर्मल है या नहीं है, और हाइपोथैलेमस। तो 5 चीज़ें अगर हम अपर लेवल से स्टार्ट करें तो एक हाइपोथैलेमस आ जाएगा, एक पिट्यूटरी आ जाएगा, फिर ओवरीज़ आ जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम और फिर आपका आउटफ्लो ट्रैक आ जाएगा। एमेनोरिया की बात करें तो 2 तरह का एमेनोरिया होता है हमारे पास। एक एमेनोरिया यानी कि सिंपल आपने पहले एमेनोरिया को क्या करना है कि वो क्या है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यहाँ तक बात खत्म, ठीक है। ये वाली चीज़ अभी नहीं करनी आपने। फिर आपने आ जाना, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। क्या होता है कि प्राइमरी एमेनोरिया होता है, सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया क्या हुआ, यानी कि कोई भी हमें अपैरेंट कॉज नहीं है, ठीक है। हमें बस सिंपल क्या है कि जी पहली दफ़ा ही मेंस्ट्रुएशन हुई ही नहीं है, ठीक है। बच्ची की उम्र 14 है और साथ कोई भी सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो रहे, या अगर उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो भी गए हैं और उसकी एज 16 है और उसे मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही। तो ये 2 चीज़ें मैंने एक बुक में पढ़ी थी, ये यहाँ पे नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि प्राइमरी एमेनोरिया 2 तरह का हो सकता है। या तो ये है कि लड़की की उम्र 14 ईयर्स है, ठीक है, और उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो भी डेवलप नहीं हुए, ठीक है। या ये कि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं और उसकी उम्र 16 है और अभी भी उसे पीरियड्स नहीं हुए, वो प्राइमरी एमेनोरिया में आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी एमेनोरिया जो है वो क्या है कि इट्स द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ओके। अब फर्टाइल एज की वुमन है, जो पॉइंट्स याद रखने वाले, फर्टाइल एज की वुमन है, ठीक है, यानी कि अराउंड शी इज़ लेस देन 40, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या है कि ना ही शी इज़ हैविंग प्रेगनेंसी, ना ही लैक्टेशन, ठीक है। और सही बात है मीनोपॉज़ में नहीं है, ये ना हो कि 60 में आई है आपके पास और मीनोपॉज़ उसे 5-6 साल पहले हुआ था और अब आप उसकी जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, मेनोरिया एमेनोरिया चल रहा है उसका, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं कि जी हाइपोथैलेमस था हमारे पास सबसे पहले, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हाइपोथैलेमस में क्या-क्या मसला हो सकता है जिसकी वज़ह से हमारे पास ये कंप्लेन आ सकते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर में याद रखने वाली चीज़ क्या है कि हमारे पास एफएसएच, एलएच की जो रेशियो होती है वो कम होती है, ठीक है? ये रेशियो कम होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो आगे मैं दोबारा भी ज़िक्र करूँगी, हमारी मैम ने ये चीज़ बताई कि आप कभी भी ना हार्मोन्स को टेस्ट करते हुए हार्मोन्स को इस तरह काउंट नहीं करते कि एलएचजी 20 है या 30 है या 40 है, ठीक है? आप एफएसएच और एलएच की रेशियो चेक करते हो कि वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है? सिर्फ़ हार्मोन्स में एक हार्मोन है एफएसएच जिसका नंबर हम कैलकुलेट करते हैं और उसके आगे मैं आपको रीज़निंग बताऊँगी किस किस लिए करते हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अब हाइपोथैलेमस में क्या-क्या मसला हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एमेनोरिया हो। अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, वेट लॉस है या स्ट्रेस है, ये काइंड ऑफ फिज़ियोलॉजिकली आ गए हैं, ठीक है। आप यानी कि अगर आपका वेट लॉस आप ठीक करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस आप रिमूव करोगे या एक्सरसाइज़ थोड़े टाइम बाद वैसे ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपने एकदम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ शुरू किया तो उस वजह से होता है। फिर हाइपोथैलेमस में कोई ऐसी लीजन है जैसे क्रेनियोफ्रेंजियोमा या ग्लायोमा है, जिसकी वजह से बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका हाइपोथैलेमस का टिश्यू मतलब कंप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से क्या आपका डोपामाइन ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे प्रॉपर तरीके से। हेड इंजरी हुई जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस को कोई डैमेज हो गया। अच्छा, कैलमैन सिंड्रोम हो गया, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक्स लिंक्ड ये कंडीशन है जिसके अंदर जीएनआरएच जो होता है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होता कि वो पिट्यूटरी से जाके हार्मोन को रिलीज़ करवाए। फिर सिस्टेमिक डिसऑर्डर में क्या आता है, सर्कोइडोसिस हो गया, टीबी हो गया। ये क्या कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेटिव प्रोसेस है ना, तो ये आपके हाइपोथैलेमस और हाइपोफिजियल रीजन को डैमेज कर सकता है। ड्रग्स में प्रोजेस्टेरॉन हो गया, लेकिन नेगेटिव फीडबैक से वो इनहिबिट कर देगा।
हार्मोन के रिलीज को। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी या डोपामीन एंटागोनिस्ट हो गए, राइट। अब पिट्यूटरी में क्या क्या हो सकता है? पिट्यूटरी में हमारे पास जैसे अगर कोई एडिनोमा हुआ, जैसे मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रोलैक्टिनोमा है, ठीक है। पिट्यूटरी नेक्रोसिस आता है जो शियान सिंड्रोम में हो जाता है, ओके। उसके बाद अच्छा, उसमें फिर पिट्यूटरी की रीजंस में हमारे पास जो दूसरे आ जाते हैं वो होते हैं iatrogenic। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, एडिनोमा है, ठीक है, और पिट्यूटरी नेक्रोसिस है। फिर iatrogenic डैमेज आ जाता है, यानी कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या रेडियोथेरेपी और फिर कंजेनिटल फेलियर ऑफ पिट्यूटरी डेवलपमेंट आ जाता है। अच्छा, अभी तक हमने 2 चीज़ें देख ली, हाइपोथैलेमस देख लिया हमने, पिट्यूटरी देख लिया, राइट। अब हम देख लेते हैं ओवरीज़। ओवरी में क्या है कि 2 तरह के फेलियर, मतलब 2 तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस या पीसीओएस, ठीक है। और एक होगा हमारे पास पीओएफ यानी कि प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। अच्छा, सिर्फ समझने तक की एक बात बताती हूँ कि प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर में ये होता है कि यानी कि एक तो फॉलिकल्स कम होते हैं, ठीक है। ऊपर से ये होता है कि अगर ऐसे लोगों को आपने ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन करवा दी तो जितने उनके बचे हुए फॉलिकल हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगी। तो इन लोगों में एमेनोरिया को करेक्ट करना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप जी कहें कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसे करेक्ट करें, ठीक है, कि बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन मतलब हर महीने होती रहे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पीओएफ के पेशेंट में अगर साल में 3-4 दफ़ा हो जाती है दैट्स इनफ, क्योंकि इतनी हो जाए कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो ही मतलब इट्स थिक इनफ, तो हम उसकी यानी कि हार्मोन के ज़रिए उसकी शेडिंग करवा दें। लेकिन हर महीने उसको करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हर महीने एक फॉलिकल ज़ाया ही करवा रहे हैं। व्हाई नॉट रिस्टोर दैट फॉलिकल फॉर द फ्यूचर लाइफ, जब उन्हें मतलब रिप्रोडक्शन के लिए वो एग्स चाहिए होंगे। अच्छा, पीओएफ में क्या होता है? पीओएफ में आपके पास ना एफएसएच बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और पीकॉस की वजह से डायग्नोस्टिक क्या चीज़ होती है, दैट इज़ लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी ऑफ ओवरी। इसे हम डिटेल में पीकॉस में देखेंगे। पीएफ में क्या होता है कि इट इज़ द सेसेशन ऑफ पीरियड्स बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज। इसका पॉइंट में हमने क्या बताया हमें कि एफएसएच इज़ मोर देन 40, ठीक है, एंड योर एज इज़ लेस देन 40, ठीक है। तो देन दिस इज़ पीओएफ। फिर इंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स में क्या है कि वैसे प्राइमरी में तो ये है कि आपके पास आउटफ्लो ट्रैक की एब्नॉर्मलिटी हो, कोई यूट्रस एब्सेंट हो, ठीक है, या मुलेरियन डिफेक्ट हो। लेकिन अभी हम सेकेंडरी एमेनोरिया डिस्कस करें तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास इंडोमेट्रियम लाइनिंग की स्कारिंग यानी कि आशरमैन सिंड्रोम। आशरमैन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि एडिशंस बन जाती हैं कि यूट्रस बिल्कुल अंदर से चिपक जाता है, ठीक है। तो अभी जितनी हम लोगों ने इसकी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि क्या-क्या इसकी कॉजेज़ हो सकती है वो हमने कर लिया, ठीक है। ओके, ये मेरी जो बोतल है, दिस इज़ माय ट्राइपॉड स्टैंड, सो या इसी के साथ लाइक यू विल हैव टू बॉदर मी। वेल, वी कैन चेंज द लाइटिंग हियर। ओके, गुड इनफ। यप। अच्छा, ये चीज़ अब हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास पेशेंट में ना फाइंडिंग हम क्या-क्या देख सकेंगे, ठीक है। एमेनोरिया का पेशेंट है, हमारे पास किस-किस तरह की हिस्ट्री के साथ या कंप्लेन के साथ आ सकता है। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि आप उसका बीएमआई देखें, ठीक है, क्योंकि बीएमआई अगर ज़्यादा ओबीज़ है तो हम पीसीओएस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डेवलप है, यानी हेयर ग्रोथ कितनी है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट कितनी है, ठीक है। साइंस ऑफ एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज़ जिसमें हिर्सुटिज़म, एक्ने, एब्डोमिनल स्टाया, मून फेस, स्किन चेंजेस, इस इन चीज़ों को हमने रूल आउट करना है। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हिस्ट्री में कोई पिट्यूटरी लीजन आती है, ठीक है, हमें कोई चीज़ पता चल रहा है जी, कोई सर्जरी हुई है या शियान सिंड्रोम हुआ था, तो फिर हम क्या करेंगे, एक असेसमेंट कराएँगे विजुअल फील्ड का, क्योंकि ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड है, दैट्स अगर उसका कोई इफ़ेक्ट होगा तो वो हमारे विजुअल फील्ड को अफ़ेक्ट कर सकता है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी हिस्ट्री एग्ज़ामिनेशन में कि हमने उस पेशेंट से पूछना क्या-क्या है, और अगर हमें कोई फाइंडिंग मिलेंगी तो उसका मतलब क्या-क्या होगा, ठीक है। ओके। अच्छा, हमने सबसे पहले उनसे पूछना है हिस्ट्री, मीनार कब स्टार्ट हुआ। अगर डिलेड है, ठीक है, या इनकम्प्लीट प्यूबर्टी है, तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ठीक है, या अब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे, अगर ओलिगोमेनोरिया है शुरू से ही या अभी क्या हुआ है कि ओलिगोमेनोरिया हो गया है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पीसीओएस, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक और चीज़, पीसीओएस के अंदर मोस्टली ना ओलिगोमेनोरिया होता है, बहुत लेट जाके एमेनोरिया होता है, राइट। तो इस वजह से ओलिगोमेनोरिया इज़ अ बिग फीचर ऑफ पीसीओएस।
सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है, यानी कि पहले हुए मेंस्ट्रुएशंस ठीक चल रहे थे, अब नहीं हो रहे, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो पीओएफ हो सकता है। इसी तरह रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री है, इनफर्टिलिटी है, तो इनफर्टिलिटी किसका मेन फीचर, 3 चीज़ें हैं, इनफर्टिलिटी, हिर्सुटिज्म, ओलिगोमेनोरिया, पीकॉस का। पीकॉस हो सकता है या ये हो सकता है कि इनफर्टिलिटी कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है। क्लिनिकल सिम्टम हमारे पास ऐसे हैं कि जैसे साइक्लिकल पेन है विदाउट मेंस्ट्रुएशन, दर्द तो हो रही है लेकिन देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, तो इसका मतलब मैलफॉर्मेशन हो सकती है या हाइमन जो है वो परफोरेट हुआ हुआ है। हेयर ग्रोथ में हिर्सुटिज्म, पीकॉस, वेट गेन है, ड्रामेटिक वेट लॉस है अगर, तो हाइपोथैलेमस का मसला है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज में आ सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है, वेट लॉस में आ सकता है। अगर डिफ़िकल्टी इन लूज़िंग वेट है, ठीक है, यानी कि वज़न आपका बहुत ज़्यादा है, वो पीकॉस है, क्योंकि पीकॉस में सर में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसकी एग्ज़ाम्पल ये दी गई थी कि अगर एक आपने एक ग्लास मूव करना है और आपने पूरी कबर्ड को मूव करना है, तो उन पेशेंट के लिए वज़न लूज़ करना इतना ही मुश्किल हो जाता है, वो चाहे जिम जॉइन करें, आपने उनको ये नहीं, बस उनको ये बताना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ 3 महीने या 6 महीने में आप वज़न जो है ख़त्म करके बैठ जाएँगे, आपका काम हो जाएगा। आपको ये कंटिन्यूअस रखना है कि वेट लॉस करते रहना है। लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ और स्ट्रेस आया तो हाइपोथैलेमिक मैलफंक्शन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कुछ इस किस्म की है कि सर्कोइडोसिस हुआ हुआ, ये सिस्टेमिक डिज़ीज़ है, टीबी है, तो हाइपोथैलेमिक मैलफंक्शन। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, यानी कि इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस, अक्सर जो डायलेशन एंड क्यूरेटाज होता है ना, उनकी रेपुटेशन की वजह से एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है। फिर ड्रग हिस्ट्री में क्या करना है कि या कुछ इस किस्म की ड्रग ली है या इरेडिएशन और कीमो करवाई है तो हाइपोथैलेमिक मैलफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हेडेक है तो पिट्यूटरी एडिनोमा, गैलेक्टोरिया है, प्रोलैक्टिनोमा, विजुअल डिस्टर्बेंस है तो फिर पिट्यूटरी एडिनोमा। ये चीज़ें याद रखनी है, यानी कि अब अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने पहले इन्वेस्टिगेशन के अंदर, मेरा ख्याल है सबसे पहले मैनेजमेंट में जब आप हिस्ट्री लेंगे तो अपनी ये सारी चीज़ें पूछनी है, ठीक है, ताकि क्या होगा कोई पॉइंट मिस ना हो। जब आपने हिस्ट्री पूछ ली, ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन में आप क्या देख सकते हो, वेट देख सकते हो, आप हेयर देख सकते हो, बीएमआई देख सकते हो, ये आ जाएगी आपकी एग्जामिनेशन, ठीक है। कि एग्जामिनेशन में हमने क्या देखना है, बीएमआई, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा ये चीज़ एग्जामिनेशन, जिसमें हम क्या क्या पूछने वाले हैं कि बीएमआई, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसमें हेयर ग्रोथ आ जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट आ जाएगी, हिर्सुटिज्म, एक्ने, एब्डोमिनल स्ट्राइप, मून फेस, स्किन चेंजेस और विजुअल फील्ड, ये सब चीज़ें हमने एग्जामिन करनी है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन में ना एक, अभी तो आपको मैं अभी मोटा मोटा बताती हूँ, फिर एक फ्लो चार्ट बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि सबसे पहले आपने ना उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना, ठीक है। हो सकता है एमेनोरिया के साथ आई है, तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, सिंपल बात है। अच्छा, फिर आप एलएसएच, एफएसएच करेंगे, सीरम टेस्टोस्टेरोन, थायराइड टेस्ट, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में भी अक्सर हो जाता है, कैरियोटाइपिंग कोई अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल क्योंकि प्रोलैक्टिनोमा के अंदर होगा, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई। अब आ जाते हैं इसका सीक्वेंस देखना है। अच्छा जी, अच्छा, सीरम में अपने सबसे पहले यानी कि इसके सीक्वेंस में क्या करना है, एक बंदा आया, पेशेंट है, सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। आपको पता चल गया जी पहले पीरियड्स हुए, ठीक चल रहे थे, अब कुछ अर्सा हो गया, नहीं हो रहा है। आपने सबसे पहले उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, पॉजिटिव निकल आया, ख़त्म, वहाँ पे बात। नेगेटिव आपने उसका टीएसएच चेक करवाना है, ठीक है, और प्रोलैक्टिन लेवल चेक कराना है। अगर तो ये दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है, तो हम और टेस्ट की तरफ जाएँगे। अगर ये दोनों एबनॉर्मल है, अब हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल टीएसएच लेवल से क्या पता चलेगा कि थायरॉइड का मसला है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है तो हम फिर क्या करेंगे, एमआरआई कराएँगे फॉर दी इवैल्यूएशन के प्रोलैक्टिनोमा तो नहीं है। तो यहाँ से थायरॉइड भी चेक हमने कर लिया, अगर वो एबनॉर्मल था, प्रोलैक्टिन एबनॉर्मल था, तो हमने प्रोलैक्टिनोमा चेक कर लिया। अब आ जाते हैं कि दोनों चीज़ें नॉर्मल आई, फिर हम क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट ये होता है कि हम प्रोजेस्टेरॉन देते रहते हैं उसे, और फिर जो ही हम प्रोजेस्टेरॉन छुड़वाते हैं तो उसकी वजह से विथड्रॉल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब जिन लोगों के अंदर तो पॉजिटिव विथड्रॉल हुई, यानी कि विथड्रॉल ब्लीडिंग हुई, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम ओवरी के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ एन ओव्यूलेशन आएगा, राइट। लेकिन अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग हुई नहीं, इसका मतलब ये है कि अब
प्रोजेस्टेरॉन ठीक है, लेकिन कोई मसला एस्ट्रोजन के अंदर है या आउटफ्लो ट्रैक के अंदर है, ठीक है। अब हम एस्ट्रोजन के लिए एस्ट्रोजन चैलेंज टेस्ट कराएंगे कि 21 डेज ऑफ ओरल एस्ट्रोजन देंगे, फिर 7 डेज ऑफ मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इसके अंदर दोबारा अब इसमें ये है कि एस्ट्रोजन दिया है तो ये विड्रॉल ब्लीड होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। यानी कि आपने दिया फिर आपने छोड़ा तो विड्रॉल ब्लीडिंग होनी चाहिए। अब अगर विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि या तो एशरमैन है या शीहान है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी विड्रॉल ब्लीड हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, इनके एस्ट्रोजन भी ठीक है, अब हम आ जाएंगे एफएसएच को चेक करने। अगर एफएसएच का लेवल हम बहुत ज़्यादा में मिलता है, यानी कि एफएसएच मोर देन 40 इन एज लेस देन 40 इज ओवेरियन फेलियर, और अगर एफएसएच कम है तो इसका मतलब ये कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में से कोई प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। रैपिड इसकी एक दफ़ा देख लेते हैं कि सेकेंडरी मेनोरिया सबसे पहला टेस्ट जो आपको करना है वो कौन सा है, प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद आपने चेक करना है टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन लेवल। टीएसएच एबनॉर्मल है, थायराइड का मसला, प्रोलैक्टिन एबनॉर्मल है, तो एमआरआई करा लेंगे फॉर दी प्रोलैक्टिनोमा। दोनों नॉर्मल है, प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट, ठीक है। विड्रॉल ब्लीडिंग हो गई है तो एनोव्यूलेशन, और अगर नहीं हुई तो एस्ट्रोजन को चेक कराया हमने, एस्ट्रोजन सीटी करा लिया, उसमें विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हुई तो या एशरमैन या शीहान हुआ, और अगर विड्रॉल ब्लीड हो गया तो हम फिर उसके बाद करेंगे एफएसएच चेक। एफएसएच ज़्यादा है तो ओवेरियन फेलियर, कम है तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी। ये आ गया हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, और ये इन्वेस्टिगेशन में कोई और चीज़ आएगी दैट इज़ ईकेरियोटाइपिंग है, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, सीरम प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराएंगे। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में क्या है कि ओके चलें जी, अच्छा। हाँ जी, एक और चीज़ ये याद रखनी है कि थिन गर्ल्स जो होती हैं इनके अगर आपको उनकी बॉडी फिजिक से पता चल रहा है कि बहुत पतली हैं तो उनमें एलएच ज़्यादा होता है। जो लड़कियां फैट होती हैं, ठीक है, इनके फैटी गर्ल्स होती हैं बहुत ज़्यादा, उनके आप देख रहे हैं ओबीज हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर क्या चल रहा है, हाइपर इंसुलिनीमिया, इनके इंसुलिन बहुत ज़्यादा हुई हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर उसका बीएमआई कम है, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज की थी या स्ट्रेस लिया था या रैपिड वेट लॉस हो गया था उसका, आप उसको उसकी डाइट ठीक करवाएं, ठीक है, तो उसका ये प्रॉब्लम मोस्टली खुद ठीक हो जाता है एमेनोरिया का। दूसरी बात आ जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, ठीक है, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक हो सकता है एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है, उसमें क्या उसने खाना सही से नहीं लिया हुआ है, उसकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं, आप उसकी नॉर्मल मतलब न्यूट्रिशन करवाएं, बॉडी वेट उसका अटेन करवाएं तो वो एमेनोरिया को ठीक हो जाएगा। अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, ठीक है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि पहले डोपामिन एगोनिस्ट देंगे जिसमें कार्बोगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टीन आएगा। दूसरा के पास हम ये कर सकते हैं ट्रांसफिनॉइडल रिजेक्शन या क्रेनियोटमी। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अ, हमने क्या कर लिया, हाइपोथैलेमस का बता दिया, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया या प्रोलैक्टिनोमा का बता दिया। अच्छा, अगर ओवेरियन फेलियर है तो आप इसके लिए या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या सीओसीपी देंगे, ठीक है। सीओसीपी इसलिए देंगे ना ताकि उसको हर महीने के साइकिल ना उसका पूरा हो, ताकि उसका जो रिजर्व है वो हम बचा सके। पीकॉस है तो उसके लिए भी हम सीओसीपी देंगे, इनफर्टिलिटी के लिए क्लोमिफेन देंगे, ठीक है। एशरमैन है या सर्वाइकल स्टेनोसिस, अच्छा ये चीज़ याद रखनी है, एशरमैन और सर्वाइकल स्टेनोसिस में एफएसएच और एलएच की रेशियो नॉर्मल होती है। एफएसएच ज़्यादा होता है पीओएफ के अंदर, ठीक है, और एफएसएच और एलएच की रेशो कम होती है हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो एशरमैन है तो एशरमैन के लिए हम क्या करेंगे, आईओडी रखवा देंगे और एडहेसिव लाइसिस देंगे। सर्वाइकल स्टेनोसिस है तो उसके लिए सर्वाइकल डायलेशन कराएंगे और हिस्टेरोस्कोपी कराएंगे। और अगर थायराइड डिसफंक्शन है तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए लीवोथायरॉक्सिन दे देंगे। सिंपल ये चीज़ें, दैट्स इट।